सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं आप लोगों को एक वीडियो बता चुका हूँ पहले में, उसमें आप लोगों को प्रतिबिंब पढ़ाया गया, प्रतिबिंब तक पढ़ाया गया था। अब वहाँ से आगे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि प्रतिबिंब आपको बताया गया था पिछले वीडियो में दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्लास 10 का है ये प्रतिबिंब बताया गया था आपको कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो आपको पर्दे पे पहले प्राप्त होता है, जैसे कोई चीज है इसमें ये पर्दा है, पर्दे के पहले अगर प्राप्त हो रहा है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब, और तो पर्दे के पहले प्राप्त हो रहा है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब। ये कोई किरण आया इधर, फिर इधर एक कोई किरण आई, ये दोनों आपस में जाके यहाँ मिल गए, तो ये जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है यहाँ, तो ये जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ ये दर्पण के पहले प्राप्त हुआ, तो ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। अगर यही चीज जाके पीछे कहीं मिलता, ये चीज जाके कहीं पीछे मिलता, यहाँ कहीं मिलता, तो ये आभासी प्रतिबिंब हो जाता। तो दर्पण के पहले जो प्राप्त हो रहा हो वास्तविक प्रतिबिंब, और जो दर्पण के बाद प्राप्त हो रहा है वो आभासी प्रतिबिंब। अब इसमें होता है जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जो वास्तविक पर्दा होता है प्रतिबिंब उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बस केवल क्या है, उसका फोटो खींच सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, लेकिन उसको पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। अब इसी में आगे बढ़ाते हुए हम आपको बता रहे हैं कि इसमें गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या चीज है? गोलीय दर्पण की आपकी हेडिंग है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण, इसमें गोलीय दर्पण में होता क्या चीज? गोलीय दर्पण जो है किसी कांच के कटे हुए, जैसे कांच का ये गोला है, कांच का खोखला गोला है, इसका एक भाग इतना काट दिया जाए, इतना भाग काट दिया और जिसका एक तल कलई कर दिया जाए, ये एक तल कलई कर दिया जाए। किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग, ध्यान सुनिएगा, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसका एक तल कलई या पेंट किया गया गोलीय दर्पण कहलाता है। एक बात सुन लीजिए, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसका एक तल कलई या पेंट किया गया हो, कलई या पेंट किया गया हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब गोलीय दर्पण में कलई या पेंट जो होता है, अब वो बाहरी सतह पे भी हो सकता है और भीतरी सतह पे भी हो सकता है। अगर बाहरी सतह पे हुआ है तो एक दूसरा दर्पण, भीतरी सतह पे हुआ तो दूसरा दर्पण। अभी आगे हम बताएंगे कौन कौन से दर्पण बने। भीतरी सतह पर करेंगे कौन सा दर्पण बनेगा, बाहरी सतह पर करेंगे तो कौन सा दर्पण बनेगा, लेकिन ये दर्पण अलग बन जाएंगे। अब ये आपका खोखला गोला था, इसका कटा हुआ भाग था, ये आप देख रहे हैं इसमें चित्र में कटा हुआ भाग था, इसमें आपका ये गोलीय दर्पण बन गया। अब गोलीय दर्पण जब बन गया तो गोलीय दर्पण आपका दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या चीज होता है? खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसका, खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसका बाहरी तल या कह सकते हैं उभरा हुआ तल, बाहरी तल या कह सकते हैं उभरा हुआ तल कलई किया गया हो या पेंट किया गया हो, कलई या पेंट किया गया हो, और भीतरी वाला तल या अंदर वाला तल कह सकते हैं, भीतरी तल चमकदार हो या परावर्तक का काम कर रहा हो, इसका काम कर रहा हो, परावर्तक का काम कर रहा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अब परिभाषा के रूप में अगर कहना चाहते कह सकते हैं कि किसी को खोखले गोले का कटा हुआ
वह भाग जिसका एक तल कलई किया गया, पेंट किया गया हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। पुनः उसको फिर कहते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का आपका हो जाएगा कांच के खोखले गोले का जिसका बाहरी भाग कलई या पेंट किया गया हो, जिसका बाहरी भाग कलई या पेंट किया गया हो और भीतरी भाग कैसा हो, परावर्तक तल का कार्य कर रहा हो, भीतरी भाग परावर्तक तल का कार्य कर रहा हो, वो अवतल दर्पण कहलाता है। अब इसमें एक चीज और आ रहा है, आपको बार बार कलई आ रहा है या पेंट आ रहा है। कलई क्या चीज होता है? कलई इसमें होता है तल पर पारे, इस तल पे पारे का अथवा चांदी का, पारे का या फिर चांदी का, या फिर चांदी का करने के बाद उसके ऊपर से लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है। चांदी का पेंट कर दिया जाए या फिर पारे का पेंट कर दिया जाए। अगर हम चांदी का पेंट करते हैं तो उसके ऊपर हम लाल ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं, लाल ऑक्साइड लगा देते हैं, जिससे पेंट लगा दिया जाता है, जिससे वो एक परावर्तक तल का कार्य करने लगता है। अब इसमें आपका अवतल दर्पण जो बताया गया, अवतल दर्पण को चित्र से समझ लीजिए। जैसे ये अवतल दर्पण है आपका, ये कांच का कटा हुआ भाग है, इसका बाहरी तल हमने पेंट कर दिया, ये बाहरी तल पेंट कर दिया है, ये बाहरी तल पेंट कर दिया गया है। भीतरी तल आपका क्या है, परावर्तक का कार्य कर रहा है, ये प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है, इधर से प्रकाश किरण आई, इधर से ये लौटा दे रहा है। इस प्रकार के दर्पण को कहा जाता है अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अब उसके बाद आपको होता है उत्तल दर्पण। इसके बाद आपको होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का आपको होगा कांच के खोखले गोले का या गोलीय दर्पण का, वह गोलीय दर्पण कह सकते हैं परिभाषा के रूप में, वह गोलीय दर्पण जिनमें का दबा हुआ भाग, वो गोलीय दर्पण जिनका दबा हुआ भाग कलई किया गया हो या पेंट किया गया हो, जिनका दबा हुआ भाग कलई या पेंट किया गया हो। जैसे कि ये दबा हुआ भाग है, इसका हम कलई कर दे रहे हैं, दबा हुआ भाग कलई या पेंट किया गया हो, और बाहरी भाग या उभरा हुआ भाग, बाहरी भाग या उभरा हुआ भाग परावर्तक तल का कार्य कर रहा हो, बाहरी भाग या उभरा हुआ भाग परावर्तक तल का कार्य कर रहा हो, तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या हो गया, गोलीय दर्पण जिसका भीतरी भाग कलई किया गया हो या पेंट किया गया हो और बाहरी भाग कैसा हो, चमकदार हो, या कह सकते हैं परावर्तक तल का कार्य कर रहा हो, परावर्तक तल का कार्य कर रहा हो, ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, ठीक, उत्तल दर्पण कहते हैं। हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अब गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में जैसे आपका है, अब गोला है, क्योंकि कांच का खोखला गोला था तो उसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा, कुछ त्रिज्या होगी। अब जो केंद्र होगा, कुछ त्रिज्या होगी, तो उसमें उस केंद्र को और त्रिज्या को हम गोलीय दर्पण के परिप्रेक्ष्य में केंद्र को वक्रता केंद्र, त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या, फिर उसमें मुख्यच्छ होता है, गोलीय दर्पण में मुख्यच्छ होता है, ध्रुव होता है, फोकस तल होता है, मुख्य अक्ष होगा, परावर्तक तल होगा। ये सब आपके परिभाषा के रूप में, छोटी छोटी परिभाषा के रूप में आपको जानना है। तो इसमें देखिए, हम दोनों अवतल और उत्तल दोनों दर्पण को एक साथ लेके चल रहे हैं। इसमें आपका एक है, ये आपका बन रहा है अवतल दर्पण, ये क्या है, अवतल दर्पण। ये इधर आपका है, ये उत्तल दर्पण। अब इसको अगर ये खोखला गोले का भाग है तो इसको ऐसे बढ़ा दिए तो ऐसे गोला बन जाएगा ये पूरा, ये गोला ये बनेगा, जिसका यहाँ कहीं कुछ केंद्र होगा।
इसको आगे बढ़ा लेते हैं ऐसे, ये भी एक गोला बनेगा, इसका भी कहीं एक केंद्र होगा। ये दोनों जो है, ये और ये भीतरी वाला भाग, ये भीतरी वाला भाग, इसका बाहरी वाला भाग, ये दोनों परावर्तक तल हैं। क्या है? परावर्तक तल है, दोनों परावर्तक तल है। अब इसमें जो ये दर्पण है यहां से लेके यहां तक का ये दर्पण बन रहा है, इसका कुछ मध्यबिंदु होगा। जो ये मध्यबिंदु होगा इसे हम कहते हैं ध्रुव, इसे 20 बदल के ध्रुव या पोल कहा जाता है, ध्रुव या पोल कहते हैं। ये आपका होता है दर्पण का जो केंद्र होता है, सेंटर जो होता है, इसे कहा जाता है, केवल गोला होता तो उसे हम केंद्र कह देते हैं, लेकिन अब यहाँ पे खोखला गोला हो रहा है, उसके मतलब है कांच का हो रहा है, तो इसलिए इसे हम यहाँ पे विज्ञान की भाषा से वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र कहा जाता है, लेकिन प्रदर्शित उसे भी इसी से ही किया जाता है, ये वक्रता केंद्र कहलाता है। इसी प्रकार से इसमें भी ये आपका दर्पण है, तो दर्पण ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में भी कुछ मध्यबिंदु होगा, यहाँ पे मध्यबिंदु होगा, इसे भी हम क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। जैसे इसमें ध्रुव कहते हैं, इसमें भी ध्रुव कहेंगे। जैसे इसमें वक्रता केंद्र बताया गया था, वैसे ठीक इसी प्रकार से इसमें भी वक्रता केंद्र ये होगा, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। इसे हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र, इसे कहेंगे वक्रता केंद्र हो जाएगा। ये परावर्तक तल हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये आपका दोनों हो गया ध्रुव पोल हो गया, इसे ध्रुव कहा जाएगा। वक्रता केंद्र और ध्रुव इन दोनों को मिला रहा है कोई रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को ये मिला रहा है रेखा, या वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जा रहा है, इसे सीधे निकाल दिया जाए, ऐसे आगे भी ऐसे इसे बढ़ा दिया जाए, इसे कहा जाएगा मुख्य अक्ष। कहते हैं जी मुख्य अक्ष, ये आपका हो जाएगा मुख्य अक्ष, ये आपका बन जाएगा मुख्य अक्ष हो जाएगा ये। अब ये अगर यहां से देख लिया जाए, ये वक्रता केंद्र से यहां से परिधि को देखा जाए तो मिला दिया, ये आप हो जाएगी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब इसमें हम एक एक चीज को परिभाषित करते हैं। पहले आपका होता है इसमें आपका दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, जैसे ये आपका है दर्पण का ध्रुव, ये ध्रुव क्या चीज है? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, जो ये आपका परावर्तक तल है, यहां से यहां तक का ये परावर्तक तल दिख रहा है, दर्पण है। तो कौन सा दर्पण है? इसे कह सकते हैं कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये बगल वाला कौन सा दर्पण है? ये है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। तो दोनों के लिए परिभाषा एक ही है, दोनों के ध्रुवों के लिए परिभाषा एक ही है, अलग अलग परिभाषाएं नहीं, दोनों ध्रुवों के लिए परिभाषाएं एक ही है। जितने हम बताएंगे लगभग सब में जितनी भी परिभाषाएं हैं ये दोनों ही दर्पणों के लिए समान, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, सभी दोनों दर्पणों के लिए ये परिभाषाएं समान है, एक ही परिभाषाएं हैं। तो उसमें अलग अलग परिभाषाएं नहीं, ध्रुव का परिभाषा अवतल दर्पण में अलग है, उत्तल दर्पण में अलग है, नहीं, सभी परिभाषाएं दोनों के लिए समान है। तो आपका क्या है? दर्पण का ध्रुव। पहला परिभाषा क्या है? दर्पण का ध्रुव। यहां होगा दर्पण का ध्रुव। अब दर्पण का ध्रुव क्या है? दर्पण का ध्रुव यहाँ पे आपका ये बना हुआ दिखा रहा है, तो यहाँ पे यहां से यहां तक का ये परावर्तक तल है। अब इसका ये मध्य बिंदु है, इसका ये मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो इसको परिभाषा के रूप में कह सकते हैं दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु। एक बार और सुन लीजिए, दर्पण के परावर्तक तल के, ये परावर्तक तल बना, इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, समझ में आया ना?
ये ध्रुव हो गया। अब उसके बाद होता है दर्पण का वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ये गोलीय दर्पण जो हो रहा है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का ये कटा हुआ भाग है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। या कह सकते हैं गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को या उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आई बात ना? एक बार और सुन लीजिए। कहा रहा है जी, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को या उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। आपको बताएगा किसे प्रदर्शित किया जाता है? सी से प्रदर्शित किया जाता है, सेंटर। इसे आपको सी से प्रदर्शित किया गया। उसके बाद आपको होता है वक्रता त्रिज्या। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या की यहां परिभाषा दो प्रकार से कह सकते हैं। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा दो प्रकार से। आपकी वक्रता त्रिज्या को हम दो प्रकार से कह सकते हैं। एक तरीका तो यह है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक तरीका तो यह है। एक दूसरे तरीके से कह सकते हैं इसको, क्या जी? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या कह सकते हैं गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच के लंबाई को, बीच की लंबाई को या दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये आपको हो गया वक्रता त्रिज्या। परिभाषा के रूप में जो इच्छा वो कह सकते हैं आप। एक चीज है क्या जी? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या कह सकते हैं गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को या लंबाई को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल अक्षर या स्मॉल अक्षर आर से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी प्रदर्शित करें, चाहे कैपिटल से प्रदर्शित करें चाहे स्मॉल से प्रदर्शित करें, लेकिन प्रदर्शित करें किससे? आर से। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आपको होता है इसमें मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या चीज होता है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, अब मुख्य अक्ष में होता है गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण तथा ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आई बात ना? हाँ, मुख्य अक्ष कहते। अब मुख्य अक्ष, उसके बाद आपको होता अभिलंब। उसके बाद हेडिंग होती है क्या चीज? अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब क्या चीज होता है? गोलीय दर्पण के किसी बिंदु, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को गोलीय दर्पण का अभिलंब कहते हैं। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से, गोलीय दर्पण यह है कि किसी बिंदु को वक्रता केंद्र यहां से मिलाने वाली रेखा को गोलीय दर्पण का अभिलंब कहते हैं। उसके बाद आपको होता है गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का
द्वारा, क्या कह सकते हैं, द्वारा से, केवल ये कह सकते हैं द्वारा। अब द्वारा क्या चीज होता है, तो द्वारा मतलब ये गोलीय दर्पण देख रहे हैं आप यहां से यहां तक का, जो ये वाला भाग है यहां से लेके यहां तक का, ये यहां से लेके यहां तक का जो भाग है इसी को हम द्वार कहते हैं। जैसे घर में द्वार निकले होते हैं जिससे हम आते जाते हैं तो उसे द्वार कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से प्रकाश किरणें जहां से आ जा रही हैं ये परावर्तक तल पे, इसी को हम क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं। तो इसमें आपका परिभाषा के रूप में कह सकते हैं तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, गोलीय दर्पण के ये परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का या गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं, गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक, अब इसमें एक और जो आता है फोकस या मुख्य फोकस, फोकस या मुख्य फोकस जो कि इंपॉर्टेंट है, फोकस या मुख्य फोकस, फोकस या इसे कह सकते हैं मुख्य फोकस। फोकस या मुख्य फोकस। अब फोकस क्या चीज होता है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के, अब देखिए हम इसमें चित्र मिटा रहे हैं फिर आपको समझाते हैं इसे। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, अब जैसे ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष, इसे कहेंगे मुख्य अक्ष। ये आपका हो गया ध्रुव, इसे कहेंगे पोल, ध्रुव या पोल। अब मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष हो गया तो इसके समांतर जो प्रकाश किरणें चले, ये प्रकाश किरण चले हैं इसके समांतर, यहां पे गई, यहां से जाने के बाद ये क्या होगा, परावर्तित होगी, लौटेगी, लौटेगी तो ये कहां से, कहीं से लौटेगी। अब यहां से इसके भी इधर समांतर गया था प्रकाश किरण एक, ये भी लौटा। अब जब लौटा तो दोनों एक जगह दूसरे को एक जगह पे काट देते हैं, दोनों एक दूसरे को एक जगह से काटते हैं, यहां से सीधे काट दे रहे हैं। तो जो ये बिंदु मिल रहा है, जो ये बिंदु मिल रहा है इसी को हम दर्पण का फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। अब इसमें दोनों के लिए हमको परिभाषा अलग अलग देनी पड़ेगी, दोनों के लिए परिभाषा, अवतल दर्पण के लिए अलग परिभाषा फोकस की और अवतल दर्पण की परिभाषा अलग होगी। है तो दोनों लगभग समान ही, लेकिन तो बहुत थोड़ा सा अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है, उसी अंतर को समझना। अब इसमें अंतर क्या है, ये आपका है अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण है। अब आप देख रहे हैं यहां प्रकाश किरण गई, लौट आई इधर से, ये प्रकाश किरण यहां से परावर्तित होकर इधर लौट रही है, जो ये बिंदु मिला ये आपका हो गया फोकस। तो इसमें परिभाषा कहेंगे क्या चीज, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से या अवतल दर्पण नाम ले लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, या कह सकते हैं जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु को, और मिल कहां रही है ये भी ध्यान देना है, मिल कहां रही है, कहां पे मिल रहे हैं, मुख्य अक्ष पर मिल रहे हैं, कहां मिल रहे हैं, मुख्य अक्ष पे मिल रहे हैं। तो मुख्य अक्ष पे मिल रहे हैं, तो मुख्य अक्ष पे जो मिल रहे हैं इसी बिंदु को कहा जाता है जी फोकस कहते हैं। अब परिभाषा के रूप में जान लीजिए सिंपल से, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं, उस बिंदु को दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। अब ये तो रहा आपका अवतल दर्पण का। अब इसे में देख लीजिए आपका उत्तल दर्पण का, इसी में उत्तल दर्पण हो जाए, ये बन गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव ये भी हो गया। अब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें ये चली, दो प्रकाश किरणें, जैसे इसमें मुख्य अक्ष के समांतर चले तो इसमें भी मुख्य
समांतर गई, ये मुख अक्ष आपका था, मुख अक्ष के समांतर गई। अब मुख अक्ष के समांतर जब गए तो ये परावर्तित तो हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रही, फैल रही है इसमें। तो फैल रहे हैं तो ये क्या, ये इधर कहीं निकल जा रही है ना, इसको हम अब आगे तो बढ़ा नहीं सकते हैं, बढ़ाएंगे इधर पीछे, ये इधर से आई इधर निकल गई, तो इसको हम पीछे बढ़ाएंगे ये। अब यहां से भी ये प्रकाश किरण इधर से गई, इधर से चली जाएगी, तो ये दोनों प्रकाश किरणें जो निकल रही हैं परावर्तन के पश्चात, ये और ये परावर्तन के पश्चात जो निकल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु से निकल रही, इस बिंदु से निकल रही, रियल में हो नहीं रहा है और निकल नहीं रही, ये तो यहीं से लौट आ रही है, लेकिन प्रतीत ऐसा हो रहा है कि यहां से ये निकल रही है, आभास ऐसा हो रहा है कि यहां से ये निकल रही है। तो हम परिभाषा के रूप में से क्या कहेंगे, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से, ये दर्पण आपका कौन सा है, उत्तल है, कौन सा दर्पण है, उत्तल, उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, ये ध्यान देना, उसमें वास्तव में मिल रही थी, इसमें निकलती हुई प्रतीत हो रही है, दोनों में अंतर है, यहीं पे बहुत थोड़ा सा अंतर है ये बात की, इसमें वास्तव में मिल रही है, इसमें निकलती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि अवतल में मिल रही है, उत्तल में प्रतीत हो रही है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बच्चे इससे में एग्जाम में कंफ्यूज होते जाते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा आवश्यक रूप से। तो क्या हुआ, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से, या कह सकते हैं मुख अक्ष के जिस बिंदु से प्रकाश किरणें निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं, उस बिंदु को क्या कहेंगे, उस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस या मुख फोकस कहते हैं। एक बार और सुन लो, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, या इसमें हम मुख अक्ष भी कह सकते हैं, मुख अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का या उत्तल दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस या मुख फोकस कहते हैं। ठीक, राइट, समझ में आया ना, थैंक यू। अब उसके बाद आपका होता है इसमें फोकस तल, इसमें होता है क्या जी, फोकस तल। अब फोकस तल क्या चीज है, अब फोकस तल की बात देखो, इसी में फोकस तल जैसे आपके दर्पण बना हुआ था, ये दर्पण है अवतल, ये आपका मुख अक्ष है, ये आपका मुख अक्ष है। तो कहा गया फोकस बिंदु से होकर जाने वाली, फोकस बिंदु आपने अभी देखे थे, आपके ये मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलती, ये आगे लौट आई थी, ये प्रकाश किरण गई थी, ये चली आई थी, ये आपका फोकस था, ये प्रकाश किरण था, ये लौटा था, ये प्रकाश किरण इधर से गया, इधर से लौट आया, परावर्तित हुआ था, ये आपका ध्रुव था, ये आपका मुख अक्ष था, यहाँ कहीं वक्रता केंद्र था, ये सब था ना। अब इसमें कहा गया कि फोकस बिंदु से होकर जाने वाली, फोकस बिंदु से होकर जाने वाली मुख अक्ष के लंबवत, मुख अक्ष के लंबवत तल को, फोकस से होकर जाने वाली, इस फोकस से होकर जाने वाली, ये फोकस से होकर जाने वाली मुख अक्ष के, ये मुख अक्ष आपका हो रहा है, इसे क्या कहेंगे, मुख अक्ष, क्या कहते हैं, मुख अक्ष। तो इसमें कहोगे क्या जी, फोकस बिंदु से होकर जाने वाले मुख अक्ष के लंबवत तल, मुख अक्ष के लंबवत तल कौन सा होगा, मुख अक्ष आपका हो रहा है, ये लंबवत तल है, ये वाला क्या चीज तल है, ये लंबवत तल है, मुख अक्ष के लंबवत तल को आपका क्या कहा जाएगा, फोकस तल कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस तल कहा जाता है। ठीक, बात समझ में आई ना। तो अब इसमें फोकस तल हो गया। अब एक चीज और जो इंपॉर्टेंट बच रहा है, इसमें काफी पूछा जाता है और सवाल में भी आपको मिलता है, फोकस दूरी। क्या चीज है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होगी, अब फोकस दूरी का मतलब है, यहाँ ये फोकस बन रहा है, यहाँ पे आके आपका चित्र बन रहा है, जो यहाँ पे कहीं पे बस रखा गया है पे, इधर आकर उसका चित्र यहीं पे बन रहा है, यहीं जहाँ पे फोकस होगा वहीं पे प्रतिबिंब आपका बनेगा, या कह सकते हैं चित्र बनेगा वहीं पे। तो ये आपका फोकस यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये इतनी दूरी जो दूरी है, ये
ये जो दूरी है यही दूरी आपकी क्या है, फोकस दूरी। ये दूरी क्या है, फोकस दूरी है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित कर देते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो कह सकते हैं क्या जी, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, ये तो आपका हो गया क्या जी, फोकस दूरी हो गई। समझ में आई बात इतनी ना। क्या क्या हो गया आपका, एक हो गया आपका दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। परिभाषा क्या चीज है, परिभाषा आप बता सकते हैं क्या चीज, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव या पोल कहते हैं। दर्पण का ध्रुव या पोल कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित किया जा रहा है, P से। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। फिर आपको बताया गया क्या चीज, दर्पण वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र। अब दर्पण का वक्रता केंद्र क्या चीज है, कोई बताएगा, दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है। दर्पण का वक्रता केंद्र है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर आपका होता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आ से प्रदर्शित करते हैं, इसे आ से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद होता क्या जी, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष आपका क्या बताया गया, बताया गया क्या जी, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। फिर आपको बताया गया दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या है, गोलीय दर्पण का द्वारक क्या है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। उसके बाद आपको बताया गया फोकस। फोकस क्या है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, दोनों के लिए एक ही बात कर रहे हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। उसके बाद आपका होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या चीज है, बताएगा कोई, फोकस दूरी। फोकस दूरी जो है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा क्या चीज, हाँ बताओ क्या चीज है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। थैंक यू। अगले सेशन में आपको अगला चीज पढ़ाया जाएगा, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसको पढ़ के आइएगा थोड़ा सा। धन्यवाद।